कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार थी तो वो स्कूल में हिजाब नहीं पहनने के खिलाफ थी, लेकिन कांग्रेस इसके पक्ष में थी। कल भी, आज भी, सरकार आने के बाद भी कांग्रेस कर्नाटक जीत से अति उत्साहित है, क्योंकि कर्नाटक जीत ने उसके लिए संजीवनी का काम किया है। लेकिन कांग्रेस को याद कर लेना चाहिए कि कर्नाटक के मुसलमान ने कांग्रेस को जिताया नहीं, बल्कि बीजेपी को हराया है और कांग्रेस ने उसका साथ दिया है। जीत के तुरंत बाद से कर्नाटक से जैसी खबरें आ रही हैं, वो सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या कांग्रेस कर्नाटक के मुसलमानों का मोहरा बनकर अब काम करेगी, क्योंकि कर्नाटक के एक मौलाना का कहना है कि 50 रुपए में हिंदुस्तान का हिंदू बुर्का भी पहन सकता है। आज बात इसी पर करेंगे। 50 रुपए में बुर्का खुदा पिनाया कि नहीं पिनाया? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कनिज फातिमा, ये वो नाम है जो कर्नाटक में हिजाब विवाद की अगुवाई कर रही थी और आज भी कर रही हैं। प्रियांक खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हैं। उनका कहना है अगर जरूरत पड़ी तो बजरंग दल और पीएफआई पर बैन लगाया जाएगा। इन दोनों के बयान आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए जो ताजा वीडियो है जो कर्नाटक से आया है, जिसमें मौलाना कह रहे हैं कि 50 रुपए के लिए हिंदुस्तान का मर्द बुर्का भी पहन सकता है। में कर्नाटक ऊपर नीचे हो रहा है। बस में टिकट फ्री है तो मर्द बने भी बुर्के पहन रही। अब आया बुर्का, हिजाब को बमड़िया मारे ना रे बाबा। हिजाब को बमड़िया मारे। 50 रुपए में बुर्का खुदा पिनाया कि नहीं पिनाया? इस वीडियो में मौलाना का कहना है कि बस में टिकट फ्री दे दो, मर्द भी बुर्का पहन लेगा। जिस तरीके से मौलाना मखौल उड़ा रहे हैं, उससे मौलाना की खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये नतीजा है फ्री की रेवड़ियों का, जो 5 साल तक पूरा कर्नाटक भुगतेगा और कर्नाटक की देखम देख और राज्यों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। कांग्रेस अगर सोच रही है कि उसने कर्नाटक का चुनाव जीता है तो वैसा नहीं है, बल्कि कर्नाटक के मुसलमान ने अपने हाथ मजबूत करने के लिए कांग्रेस के हाथ में सत्ता सौंपी है। वैसे एक तरीके से अगर देखा जाए तो मौलाना ने गलत नहीं कहा। बस फ्री के टुकड़ों को देखकर जिनकी जीभ लपलपा जाती है उनके लिए वीडियो आईना है। एक बार और देखिए इस वीडियो को, फिर आपको आगे की कहानी बताऊंगा। में कर्नाटक ऊपर नीचे हो रहा है। बस में टिकट फ्री है तो मर्द बने भी बुर्के पहन रही। अब आया बुर्का, हिजाब को बमड़िया मारे ना रे बाबा। हिजाब को बमड़िया मारे। 50 रुपए में बुर्का खुदा पिनाया कि नहीं पिनाया? कांग्रेस ने वादा किया था कि अगर सूबे में हमारी सरकार आई तो धर्मांतरण रोधी कानून को खत्म कर दिया जाएगा। वहीं जब सूबे में कांग्रेस की सरकार अब बन चुकी है तो अपने कहे मुताबिक सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने धर्मांतरण रोधी कानून को रद्द करने की बात कही है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान साफ कर दिया कि इस संदर्भ में कैबिनेट की मीटिंग पर इस पर मोहर लग चुकी है। अब इस बिल को जल्द ही विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। अभी और सुनिए तंजीम फातिमा, जिनकी कहानी से कर्नाटक में अब क्या होने वाला है, कर्नाटक का परिवेश अब कैसे बदलने वाला है, उसे समझने में मदद मिलेगी। हिजाब विवाद को जो महिला आगे आगे लेकर चल रही थी, कांग्रेस ने इस महिला को टिकट दिया था और वो एक मुस्लिम बहुल इलाके से जीती भी। कांग्रेस की इकलौती महिला विधायक का नाम है कनिज फातिमा और इनका कहना है कि कांग्रेस हिजाब से बैन हटा देगी। मतलब कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाएगी और जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है उसका फैसला भी खुद ही कर लेगी। जब आप एक एक कर सारी कहानी को सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि सामने से चुनाव लड़ने वाली पार्टी कांग्रेस जरूर है, लेकिन बैक सपोर्ट किसी और का है। और वो बैक सपोर्ट किसका है, उस बात को आप मौलाना का वीडियो देखकर समझ चुके होंगे। फातिमा ने द स्क्रोल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस हिजाब प्रतिबंध हटा देगी, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है, क्या फातिमा ने इतनी बड़ी बात ऐसे ही बोल दी? क्या इससे पहले इस बारे में कोई मीटिंग नहीं हुई होगी? क्या वोटों के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया गया होगा या फिर कोई डील नहीं की गई होगी? क्योंकि जिस मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है उसे कांग्रेस एक झटके में आखिर कैसे खत्म कर सकती है?
फातिमा ने उस उम्मीदवार को हराया है जो एक समान यूनिफॉर्म की बात करते हैं और स्कूलों में सब एक समान वेशभूषा में जाएं, इस बात की पैरवी करते हैं। जिस गुलबर्गा सीट से फातिमा ने जीत दर्ज की है, उस सीट पर मुस्लिम आबादी 60% है और हार जीत का अंतर रहा है कुल 1200 वोट का। फातिमा का कहना है कांग्रेस कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध हटा देगी। हिजाब के कारण जो लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं, कांग्रेस उन्हें स्कूल भेजेगी। सरकार बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं और रुझान आने लगे हैं। कांग्रेस अब राज्य में अपने हिसाब से फैसले लेने में सक्षम है। ऐसे में क्या अब कांग्रेस पार्टी ऐसे मामलों में राजनीतिक रुख अख्तियार करेगी जो सीधे सीधे इस्लामी कट्टरपंथियों से जुड़े हैं? क्या कांग्रेस अब वोटों का कर्ज चुकाएगी? क्या पीएफआई पर अब नरमी बरती जाएगी? क्या एसडीपीआई को अब दोबारा फिर से जिंदा करने का काम किया जाएगा? क्या बजरंग दल पर बैन लगेगा? आपको बता दूं कि वो कांग्रेस सरकार ही थी जिसने पीएफआई के 1600 दंगाइयों पर से केस वापस लिए थे। एनआईए ने इन पर कार्रवाई की थी, लेकिन इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी रहनुमाई दिखाई और रिहाई का रास्ता साफ कर दिया। ये सभी लोग पीएफआई से जुड़े थे। कांग्रेस ने बिना जांच के ये ऐलान कर दिया था कि इन लोगों का हिंसा में कोई हाथ था ही नहीं। लेकिन सितंबर 2022 में जब केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया, तब कर्नाटक में इसके 50 से भी ज्यादा आतंकी पकड़े गए थे। एनआईए की छापेमारी में संगठन के कई अड्डे कर्नाटक में मिले थे। कर्नाटक में हवाला नेटवर्क के जरिए फंडिंग चल रही थी। कांग्रेस की जीत के बाद कर्नाटक में फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति तय लग रही है। ऐसे में राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये से क्या इस प्रतिबंधित संगठन को फिर से फलने फूलने का मौका दिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल उठता है। पहले की कार्रवाई को देखते हुए ये सवाल करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं मुस्लिम आरक्षण की। कर्नाटक में मुस्लिमों को पहले 4% आरक्षण प्राप्त था, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसे खत्म कर दिया। बीजेपी का तर्क था कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना गलत है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हालांकि 4% आरक्षण बीजेपी ने खत्म जरूर किया, लेकिन मुस्लिमों को ईडब्ल्यूएस कोटे में जगह दे दी गई, मतलब आर्थिक आधार पर। जो मुस्लिम आर्थिक आधार पर कमजोर हैं, उन्हें ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। इसी मौके को कांग्रेस ने भुनाना चाहा और ऐलान कर दिया कि वो मुस्लिमों को 4% की बजाय 6% का आरक्षण देगी अगर वो सरकार में आती है। ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है? अब वो सरकार में आ चुकी है तो देखना होगा तुष्टीकरण का चश्मा लगाकर कब तक इस आरक्षण पर मोहर लगाई जाती है। हालांकि मुस्लिम आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 25 जुलाई 2023 को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने इस मामले को सुना है। बीजेपी सरकार ने मुस्लिम आरक्षण को हटाने के बाद कोर्ट में इस फैसले का बचाव किया, लेकिन अब लगता नहीं कि नई राज्य सरकार का भी यही रुख रहेगा। इसी तरह हिजाब को लेकर राज्य में उपद्रव किया गया। इस्लामी कट्टरपंथियों ने हिजाब बुर्का के समर्थन में अभियान चलाया। इसकी मांग थी कि शैक्षिक संस्थानों में यूनिफॉर्म के नियमों को धत्ता बताकर मुस्लिम छात्राओं को बुर्का पहनने की इजाजत दी जाए। ये सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कर्नाटक सरकार ने साफ कर दिया था कि स्कूल कॉलेजों में हिजाब की अनुमति नहीं है। हाईकोर्ट ने इस फैसले को सही भी ठहराया था। अब कर्नाटक में होने वाले एक और बदलाव के बारे में सुनिए। कांग्रेस को सत्ता नवाजने के बाद पीएफआई की जो पॉलिटिकल विंग है वो एक बार फिर से पावर में आना चाहेगी, क्योंकि ये लोग किसी भी हाल में पीएफआई से बैन को हटाना चाहते हैं, उसे एक बार फिर से जिंदा करना चाहते हैं। और शायद इसीलिए ये जो कांग्रेस को बल्क में वोट दिया गया है, 90% से ज्यादा मुस्लिम वोट एक तरफा कांग्रेस को जो दिया गया है, कहीं ना कहीं वो इन्हीं शर्तों पर दिया गया हो सकता है। ये तो फिर भी राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन अब खबरें ऐसी भी हैं कि अब कर्नाटक में खुलेआम गोमांस की बिक्री की जाएगी, दुकानें खोली जाएंगी और जैसे बीच बाजार में आमतौर पर मांस को लटकाते देखा जाता था, यहां अब फिर से वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। रोहिंग्याओं और बांग्लादेश को खुली छूट दी जाएगी। वैसे भी एक रोहिंग्या या बांग्लादेशी को भारत का नागरिक बनने में 10 से 12 हजार रुपए का खर्चा लगता है। इसमें उसका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सब बना दिए जाते हैं और ये काम धड़ल्ले से चलता दिख रहा है। करोड़ों ऐसे फर्जी कागजात अब तक हिंदुस्तान में बनाए जा चुके हैं। अभी तो कांग्रेस ने कमान संभाली ही है, आगे देखिए क्या क्या होता है। अब मामला बचता है बजरंग दल का। सबको पता है, पूरे देश को पता है कि बजरंग दल क्या है। बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जो हिंदुओं के अधिकारों के लिए काम करता है, जो पीड़ित, शोषित, वंचित होते हैं उनके लिए काम करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतनी महान है कि इसकी तुलना उसने पीएफआई से कर डाली। अपने वोटरों को खुश करने के लिए बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा कर दिया।
क्या पीएफआई और बजरंग दल की तुलना सही है? क्या ऐसा करके उसने बजरंग दल के खिलाफ हिंसा को नहीं भड़काने का काम किया? अगर संगठन के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस बात का जवाब कांग्रेस को देना है, क्योंकि बजरंग दल को कहीं से फंडिंग नहीं होती, उसे खाड़ी देशों से भारी भरकम रकम उसके खातों में नहीं आती, ये युवाओं को बरगलाने का काम नहीं करता, जन्नत के सपने नहीं दिखाता, 72 हुरों की कहानियां नहीं सुनाता, और ना ही ये बताता है कि रक्षा सिर्फ भगवान कर सकते हैं या फिर भगवान के अलावा कोई भी पूजने या मानने लायक नहीं है। कांग्रेस ने लॉलीपॉप देकर देश के मुसलमान को खुश करने के लिए तमाम फैसले तो कर दिए, लेकिन ये जो फैसले हैं ये सारे वादे राज्य में हिंसा को बढ़ावा देने वाले हो सकते हैं। मौलाना ने जो कहा, आप उस पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।